गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास एल्कलॉइड है कोनिन। कोनिन आता है हमारा पीरिडिन या पिपरिडिन एल्कलॉइड वाली क्लास के अंदर। और जो कोनिन होता है इसे हम हेमलॉक एल्कलॉइड भी बोलते हैं। जनरली क्या होता है कि हेमलॉक जो आते हैं हमारे कोनिन मैकुलम, इनका प्रिंसिपल एल्कलॉइड होता है। इसकी टॉक्सिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जो हेमलॉक्स होते हैं ये जनरली हम पॉइजन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और जो ये है हमारे पास कोनिन, ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल एल्कलॉइड होता है। और ग्रीक से इसे यूज़ करना स्टार्ट किया था 399 BC से हम इसे एज ए पॉइजन यूज़ करते आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइजनस प्रॉपर्टी होती है हेमलॉक की, ये होती है हमारी कोनिन की प्रेजेंस से। सो द पॉइजनस प्रॉपर्टी ऑफ हेमलॉक इज सेड टू बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोनिन विच पैरालाइज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या करते हैं, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसे पैरालाइज कर देते हैं। तो हमारी नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। हमारा जो मोटर स्किल्स होती है वो भी काम करना बंद कर देती है। और अल्टीमेटली क्या होता है, डेथ हो जाती है हमारी, क्योंकि मोटर जो नर्वस सिस्टम ब्रेक होने की वजह से मोटर नर्व्स काम करना बंद हो जाती है। तो क्या होता है, हमारी ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है। और ब्रीदिंग स्टॉप होने की वजह से अल्टीमेटली इंसान की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये हमारा फर्स्ट नेचुरल का पिगमेंट है जिसे हम सिंथेसाइज किया था सिंथेटिक वेज यूज़ करके। इसे फर्स्टली 1886 में पहला नेचुरल कंपाउंड था जिसे सिंथेसाइज किया गया था। नेक्स्ट, जो कोनिन होता है कैसे होता है हमारे पास, कलरलेस लिक्विड विद बॉइलिंग पॉइंट 167 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, इट इज़ रेडिली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बिकॉज ऑफ इट्स नॉन पोलर कैरेक्टर। और पिरिडिन न्यूक्लियस पिपरिडिन न्यूक्लियस प्रेजेंट इन इट। नेक्स्ट, इसकी जो ऑर्डर होती है वो अनप्लीजेंट ऑर्डर होती है और बर्निंग टेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है स्ट्रक्चर इलुसिडेशन की। तो स्ट्रक्चर इलुसिडेशन कैसे करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास किसी का भी स्ट्रक्चर इलुसिडेशन में, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें पता चलता है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है हमारे पास C8H17N, 8 कार्बन 17 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन एटम। अब ये कैसे अरेंज होंगे इसके अंदर वो पता चलेगा। देखो क्या होता है, जब हम जिंक डस्ट के साथ इसकी डिस्टिलेशन करवाते हैं तो कोने क्या करते हैं, अपने 6 हाइड्रोजन एटम्स को लूज़ करके कोनाइरिन की फॉर्मेशन करते हैं। और जो ये कोनाइरिन बनेगा इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी पोटाशियम पर मैग्नेट के साथ, तो हमें पिरिडिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। या इस पिरिडिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को ही हम अल्फा पिकोनिलिक एसिड भी बोलते हैं। अब जो ये पिरिडिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है, मतलब हमारे पास क्या है, जो कोनाइरिन यूनिट है इसके पास क्या है, एक तो पिरिडिन न्यूक्लियस है और वो कहाँ से सब्सटीट्यूटेड है, सेकंड पोजीशन पे। तो इससे हमें पता चलता है कि जो कोनाइरिन है वो क्या है, एक 2 सब्सटीट्यूटेड पिरिडिन। और अब कोनिन से कोनाइरिन कैसे बना था, तब हमने 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को निकाला था, मतलब 6 हाइड्रोजन एटम गए थे, यानी 3 डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन हुआ है। तो कोनाइरिन के अंदर 3 डबल बॉन्ड आए हैं जो कोनिन के अंदर प्रेजेंट नहीं थे। तो कोनिन क्या है हमारा, 2 सब्सटीट्यूटेड पिपरिडिन। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन में अब देखो, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था कोनाइरिन का और पिरिडिन का अगर बात की जाए तो पिरिडिन का होता है C5H5N और कोनाइरिन का होता है C8H11N। तो इनमें डिफरेंस आते हैं, दोनों से अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए पिरिडिन को तो बचे 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन बचे, और जिनको हम तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो सेकंड से पोजीशन से सब्सटीट्यूशन है उसमें या तो हमारे पास प्रोपाइल है या फिर क्या है, आइसोप्रोपाइल चेन है। तो जो कोनिन की स्ट्रक्चर है वो या तो ये हो सकती है या फिर ये, या तो ये सिंपल एन प्रोपाइल रिंग हो या फिर क्या हो, आइसोप्रोपाइल की फॉर्म में प्रेजेंस हो। इसके बाद फर्दर कुछ रिएक्शंस आई हमारे पास, उनसे कंफर्म हुआ कि जो हमारी स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी होती है, फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर होती है। तो फर्स्ट क्या था, तब कोनिन को हमने हीट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ लगभग 300 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, हाई प्रेशर के ऊपर। तो क्या मिला हमें, एन ऑक्टेन की फॉर्मेशन मिली, और कोई भी आइसोक्टेन की फॉर्मेशन नहीं हुई। इस एन ऑक्टेन की फॉर्मेशन से हमें पता चला कि सारे के सारे एक ही चेन के अंदर प्रेजेंट है। तो ये इसी के केस में हो सकता है, अगर ये वाला होता तो हमें आइसोक्टेन की फॉर्मेशन होती। सेकंड, तब हमने कंप्लीट एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करवाई या हॉफमैन मिथाइलेशन करवाई, तो उस समय
और उसकी फर्दर रिडक्शन करवाई तो हमें क्या मिला, एन ऑक्टेन की फॉर्मेशन हुई। तो उससे भी यही कंफर्म होता है कि हमारे पास सारे इस टाइप के स्ट्रक्चर है। और थर्ड हमारे पास आता है वॉन ब्रॉन डिग्रेडेशन। तो बॉन्ड डिग्रेडेशन से हमें प्रोडक्ट मिलता है 1,5 क्लोरो ऑक्टेन, मतलब ऑक्टेन की फॉर्मेशन हुई है 1,5 पोजीशन पे क्लोरीन। तो इन सारे रिएक्शन की वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो कोनीन की स्ट्रक्चर है वो है फर्स्ट वाली। अब इसकी रिएक्शन देखी जाए तो ये हमारे पास कोनीन था, इसकी रिएक्शन पेरियोडिक एसिड के साथ करवाओगे एन ऑक्टेन, ये रिंग की फॉर्मेशन होगी। सिमिलरली इसका क्या करवाया हमने, मिथाइलेशन, ये बनेगा हमारे पास। फर्दर उसका फिर से होफमैन मिथाइलेशन होगी तो इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, जो रिडक्शन में हमें फिर से क्या दे देता है भाई, एन ऑक्टेन। ये मतलब इससे भी यही कंफर्म होता है कि जो हमारा कोनिन था ये था। ऐसे सिंपल वॉन ब्रॉन से हमें क्या मिलेगा, 1,5 डाइक्लोरो ऑक्टेन, ऑक्टेन फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन और इधर 5th पोजीशन पे क्लोरीन, तो 1,5 डाइक्लोरो ऑक्टेन। इन सारे स्ट्रक्चर से हमें कंफर्म हुई कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर होती है कोनिन की वो ये वाली स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट, अब स्ट्रक्चर कंफर्म हो गई तो फर्दर उसको कंफर्मेशन के लिए क्या देखते हैं, इसकी सिंथेसिस देखते हैं। तो जो इसकी सिंथेसिस है वो दी थी हमारी लैंडनबर्ग सिंथेसिस है, 1886 के अंदर हमारे पास आई थी। इसने ये यूज़ किया हमारे पास 2-मिथाइल पिरिडीन की CH3CH2 और ZnCl2 के साथ रिएक्शन करवाई। इसके साथ हमें क्या मिला, 2-प्रोपेनाइल पिरिडीन। अब जो ये 2-प्रोपेनाइल पिरिडीन मिला है इसकी रिएक्शन हमने करवाई सोडियमिन इथेनॉल, सोडियमिन इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलता है प्लस कोनिन की हमारे पास फॉर्मेशन होती है। तो सिंपल 2 स्टेप में मैकेनिज्म रिएक्शन है। हमने क्या लेनी है, 2-मिथाइल पिरिडीन लेनी है, उसके CH3CH2 ZnCl2 के जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी, बनेगा हमारे पास 2-प्रोपेनाइल पिरिडीन। उसकी क्या करवानी है हमने, रिडक्शन सोडियमिन इथेनॉल के अंदर, तो क्या मिल जाता है हमें, कोनिन की सिंथेसिस हो जाती है। इसके अंदर कोई भी हमारे पास स्टीरियो सेंटर नहीं है, स्टीरियो सेंटर नहीं होने की वजह से इसकी कोई भी स्टीरियो केमिस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करेगी।